हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। आज हम क्लास 6 का हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 9 ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इस बुक में दिया है, सबसे पहले जगनी इज़ अ गर्ल, वो मार्केट जाती है, उसको सामान देखना, मार्केट में अलग अलग तरीके के जो आते हैं लाइक पॉट्स या शाइनी स्टील या कुछ भी और तरीके के जो जितने भी सामान आते हैं उसको वो देखना अच्छा लगता है। लेकिन उसको ये लगता है कि ये कहाँ से आते हैं, कौन लेके आता है इनको, मार्केट तक कौन पहुँचाता है। तो उसमें उसकी मदर जो एक्सप्लेन करती है कि ये जो ट्रेडर्स होते हैं ये एक जहाँ पे जो सामान बनता है वहाँ से वो सामान उस जगह लेके जाते हैं जहाँ पर उस सामान की प्रोडक्ट की नीड होती है। तो ये उसकी मदर उसको बताती है। तो आप तो वैसे ट्रेडर्स के बारे में मोस्टली जानते हैं कि हर जगह हर चीज़ नहीं गेन की जा सकती या बनाई जा सकती, प्रोड्यूस की जा सकती। तो वो जिस जगह की क्वालिटी हो वहाँ से उस सामान को लेके ऐसी जगह पहुँचाना जहाँ पे उसकी नीड हो, रिक्वायरमेंट हो। तो वो इधर से उधर सामान को ले जाने का काम कौन करते हैं? ट्रेडर्स, या इनको हम हिंदी में व्यापारी भी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें नेक्स्ट पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। तो हम कैसे पता करेंगे कि ट्रेड और ट्रेडर्स क्या है? इसमें है, you read about the northern black polished ware in chapter number 8। चैप्टर नंबर 8 में नर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर एक टाइप की फाइन पॉटरी थी, वो पॉट मेकिंग आर्ट थी वो, स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स वर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट। जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो अंदर दबे हुए निकलते हैं, जो पूरे सिटीज़ निकलती हैं, उनमें ये फाइन पॉटरीज मिली थी। तो इसका मतलब ये था कि पहले भी, बहुत पहले भी पॉटरीज और बाउल्स, प्लेट्स, इन सब की प्रोडक्शन होता था। ठीक है, तो अब इसमें हाउ डू दे थिंक इट रीच्ड दीज प्लेसेस। तो इन प्लेसेस में वो कैसे आया होगा? अगर क्या वो जो जहाँ के जो लोग हैं, जहाँ पे वो मिला है, क्या उन्होंने ही बनाया होगा या फिर वो कहीं और से लाया गया होगा? इन सब की वो स्टडी करते हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स की। ठीक है, तो अब ये traders may have carried them from places where they were made to sell them at other places। तो ये तो बहुत ही कॉमन सा फैक्ट है कि हर चीज़ हर जगह ग्रो नहीं की जा सकती, नहीं प्रोड्यूस की जा सकती। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है कि साउथ इंडिया वॉज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन्स। तो मतलब जो काली मिर्च है उसके लिए साउथ इंडिया बहुत फेमस है, स्पेशली केरला में बहुत अच्छी क्वालिटी का पेपर मिलता है। और साउथ इंडिया इज़ ऑल्सो फेमस फॉर गोल्ड और अदर टाइप ऑफ स्पाइसेस ऑल्सो एंड प्रीशियस स्टोन्स ऑल्सो। ठीक है, तो ये जो था जो जब पहले, बहुत पहले करीब जब ये रोमन एम्पायर का हमारे ऊपर था कि इम्पैक्ट था, तब तो अदर कंट्रीज़ थी, जो दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी या अदर जो इन्वेड करती थी इंडिया को, तो उन्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता था हमारे यहाँ के स्पाइसेस, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन्स, जो कि दूसरी कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा रेट पर वो बेच दिया जाता था। तो इसी वजह से पेपर को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था। So traders carried many of these goods to Rome in ships across the sea। तो सिर्फ ट्रेड इंडिया के अंदर ही नहीं था, इनफैक्ट वो दूसरी कंट्रीज़ में भी था, जिसमें कि ट्रेडर्स शिप्स यानी जहाज़ों से सामान की डिलीवरी इधर उधर करते थे, अक्रॉस द सी, समुद्र पार करके, एंड बाय लैंड, और समुद्र के रास्ते भी और धरती के रास्ते भी, इन कैरावान्स यानी कि बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में गाड़ियों में लाद के। कोई एक सिंगल पर्सन नहीं जा सकता था क्योंकि वेल बिल्ट रोड्स नहीं थी तब, तो रास्ते में बहुत डर होता था, लुटेरे भी होते थे रास्ते में, या और भी कोई एनिमल अटैक का भी डर होता था, इसलिए वो कैरावान्स में चलते थे। मतलब बहुत सारा झुंड बना के बहुत सारी फैमिलीज मिल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते थे जस्ट टू शिफ्ट द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट अ लॉट ऑफ ट्रेड एज मेनी रोमन गोल्ड कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन द साउथ इंडिया। तो अब साउथ इंडिया से रोमन गोल्ड कॉइन्स बहुत सारे मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट से भी, और वैसे भी
खुदाई से बहुत सारे गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। इनसे ये पता लगता है कि रोम के साथ साउथ इंडिया का काफ़ी अच्छा ट्रेड रहा था। अब है इसमें, कैन यू थिंक ऑफ हाउ एंड वाई दीज रीच्ड इंडिया। तो कैसे मतलब ट्रेड हुआ होगा उस टाइम पे, कैसे सामान इंडिया से बाहर या बाहर से हमारे इंडिया में आया होगा। ये एक पोएम भी पाई गई है जो कि संगम पोएट्स ने लिखा है। संगम पीरियड के टाइम के जो पोएट्स थे उन्होंने इसमें डिफाइन किया है कि गुड्स ब्रॉट फ्रॉम इनटू पुहार, एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट ऑन द ईस्ट कोस्ट। जो इंडिया का जो ईस्टर्न कोस्ट था उसमें यहाँ पर एक पुहार नाम से कोस्ट था, दैट वाज पुहार। तो पुहार में वो सामान ले लाया जाता था अंदर से, मतलब कंट्री के अंदर से, यहाँ साउथ के एरिया से जो सामान था वो इस पोर्ट पे लाया जाता था और यहाँ से सी के रास्ते किन्हीं और कंट्रीज़ में ये सप्लाई किया जाता था। तो उसी के बारे में ये पोएम लिखी थी कि स्विफ्ट prancing horses by sea in ships, bales of black pepper in carts, gems and gold born in the Himalayas, sandalwood born in the western hills, the pearls of the southern seas and corals from the eastern oceans। तो ये बताया है कि जो अलग अलग एरिया, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट और जो हिमालय से जो जो सामान इस पोर्ट पे लाया जाता था, पुहार पोर्ट पे, तो उसके बारे में डिफाइन किया गया। और ये पता लगता है इस पोएम से कि कितना हमारी इंडिया में प्रीशियस आइटम्स थे जिनको एक कंट्री से, हमारी कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में सप्लाई किया जाता था। ठीक है, अब इसमें ये था कि ट्रेडर्स एक्सप्लोर्ड सेवरल सी रूट्स। अब जब दूसरी कंट्री में जाना है और जहाँ पर कोस्टल एरिया आ जाता है तो उसके बाद तो समुद्र के रास्ते ही जाना होगा। तो ट्रेडर्स ने अपने बेनिफिट के लिए, अपने ट्रेडिंग के लिए सी रूट्स निकाले, जैसे अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। जो ये इंडिया का साउथ पोर्ट पार्ट है, तो यहाँ इधर बे ऑफ बंगाल और इधर अरेबियन सी, तो इन रास्तों के थ्रू अलग अलग रास्ते बना करके दूसरी कंट्रीज तक लेके जाया जाता था। ठीक है, वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून विंड्स। लेकिन समुद्र के रास्ते जाना या ओशंस में से ट्रैवल करना इज़ नॉट अ इजी टास्क। मानसून विंड्स भी होते थे, जो सेलर्स जो थे, जो शिप चलाते थे, वो ये बात देख के कि कब मौसम ठीक रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना डिलीवरी करते थे। ठीक है, अब जो वेस्टर्न कोस्ट है ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका एंड अरेबिया, तो जो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है, ये वाला जो कोस्ट है, यहाँ से इधर जो अफ्रीकन कंट्रीज़ थी वहाँ पे वो सामान डिलीवर किया जाता था, उनके साथ उनका ट्रेड होता था। एंड स्टर्डी शिप्स हैड टू बी बिल्ट फॉर लॉन्ग जर्नीज। एंड स्टर्डी शिप्स यानी बहुत मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था क्योंकि जर्नी बहुत लॉन्ग थी। ठीक है, और नेक्स्ट इज न्यू किंगडम्स अलॉन्ग द कोस्ट। अब ये था कि जब नए ट्रेड का डेवलपमेंट हुआ तो जो किंगडम्स थे, जो राजा महाराजा उस समय थे, जैसे साउथ में उस समय जो है वो पालास, प्रतिहारास और जो साउथ के जो और राजा थे उनके बीच में ये चीज़ रहती थी कि जो कोस्टल एरिया है उसको हम अपने कब्जे में ले लें, उनमें ये रहता। तो उन्होंने अपने अपने पोर्ट्स भी बना रखे थे, वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे उन्होंने अपने पोर्ट्स भी बना रखे थे ताकि उनका खुद का कब्जा रहे और उसमें से काफ़ी अच्छा रेवेन्यू मिल सके। ठीक है, तो द सदर्न इसका हेडिंग है न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट्स। कोस्ट यानी कि जो समुद्र और हमारा जो इंडिया है या कोई भी कंट्री है, जो लैंड एरिया होता है उसकी जो बाउंड्री होती है दैट इज़ कॉल्ड कोस्ट। The new kingdoms along the coast, the southern half of the subcontinent is marked by a long coastline and with this hills, plateaus and river valleys. Among the river valleys, Kaveri is the most fertile. ठीक है, chiefs and kings who control the river valleys and the coast became rich and powerful. अब वो जब ट्रेडिंग से उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिल रहा था तो वो टैक्स भी लगाते थे ट्रेडिंग पे, जो ट्रेडर्स थे, तो अच्छा खासा रेवेन्यू, अच्छा खासा पैसा उनको मिल रहा था। इसलिए सभी ने कोस्टल एरिया को अपने कब्जे में करने के लिए काफ़ी कोशिशें की थी। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें संगम पोएम्स मेंशन्ड। संगम पोएम्स ने क्या मेंशन किया गया था? संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंदार। व्हाट वाज मूवेंदार? ये तमिल वर्ड है। इसका क्या मतलब है? 3 चीफ यानी कि 3 मुख्य अधिकारी, यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ 3 क्या, किनके मुखिया थे वो? रूलिंग फैमिलीज, जो कि वहाँ पे राज्य कर रही थी। कौन कौन सी? चोलास, चेरास एंड पांड्यास।
ये साउथ के थे, इंडिया का जो साउथ है इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में इन तीनों का ही कब्जा था, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, हु बिकेम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 ईयर्स एगो। लगभग आज से 2300 ईयर्स एगो ये बहुत पावरफुल राजा थे तीनों। ईच ऑफ द थ्री चीफ्स हु हैड टू सेंटर्स ऑफ पावर, इन्होंने अपने अपने दो सेंटर बना रखे थे, वन इन इनलैंड, एक तो था जो अंदर यहाँ पे था धरती लैंड एरिया में, और दूसरा था कोस्टल पे। ठीक है, ऑफ दीज 6 सिटीज़ 2 वर वेरी इंपॉर्टेंट। अब टोटल 6 सिटीज़ होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक था इनलैंड और एक था कोस्टल। ठीक है, तो इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी वो थी पुहार, जो कि अभी ऊपर एक पोएम में भी डिफाइन किया गया था, पुहार और कावेरी पट्टिनम। ठीक है, और ये किसका था, द पोर्ट ऑफ द चोलास, जो चोला राजा थे उनका ये पोर्ट था। एंड सेकेंड वॉज मदुरई, द कैपिटल ऑफ द पांड्यास, और पांड्यास का कौन सा था, मदुरई। ठीक है, नेक्स्ट है द चीफ्स डिडंट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। तो जो ये तीनों थे राजा, चोला, चेरा एंड पांड्यास, तो ये रेगुलर टैक्सेस नहीं लेते थे। इनफैक्ट ये क्या करते थे कि गिफ्ट्स लिया करते थे फ्रॉम द पीपल, जो लोग ट्रेड करते थे या जो लोग इधर से उधर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम करते थे, उनसे वो गिफ्ट लेते थे। जो भी वो वहाँ से लाते थे सामान, उसका कुछ परसेंट वो अपने लिए या अपने राज्य के लिए वो रखते थे। दे ऑल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपेडिशंस एंड कलेक्टेड ट्रिब्यूट फ्रॉम नेबरिंग एरियाज। ठीक है, वो मिलिट्री एक्सपेडिशंस यानी कि वो आक्रमण भी करते थे और आसपास के एरिया से वो ट्रिब्यूट भी कलेक्ट करते थे। ठीक है, एंड दे कैप्ट सम ऑफ द वेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूटेड द रेस्ट अमंग द सपोर्टर्स। तो वो कुछ अपने राज्य में रखने के अलावा बाकी वो सपोर्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। कौन सपोर्टर्स थे, जैसे पोएट्स थे या सोल्जर्स थे जो कि उस फाइट में जाते थे। ठीक है, उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। मैनी पोएट्स whose composition are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs who often rewarded them with precious stones। अब जो पोएट्स थे उनका क्या काम था कि जो राजा या जो चीफ थे उनके बारे में उनकी तारीफ़ों के करते हुए कुछ ऐसी पोएम्स वगैरह या प्रोज़ का वो बनाते थे, वो प्रोज़, और उनको वो महल में गाते भी थे। जो उनके अपने ऑफिसेज होते थे उनमें उनको चिपकाया भी जाता था, लगाया जाता था उनको लिख करके, और उनको वो डिफ़ाइन आगे भी करते थे कि ऐसे हैं, चाहे वो कैसे भी थे, लेकिन उनके बारे में पोएट्स जो थे वो अच्छी अच्छी बातें लिखते थे, जिससे कि उनको प्रीशियस स्टोन, गोल्ड और बहुत सारे गिफ्ट्स दिया करते थे राजा। मतलब पोएट्स वगैरह को काफ़ी वैल्यू मिलती थी उस समय। नेक्स्ट इज अराउंड 200 ईयर्स, इसके बाद करीब 200 साल बाद अ डायनेस्टी नोन एज सतवाहनास, सतवाहना डायनेस्टी बिकेम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, इसके बाद करीब 200 साल तक के बाद सतवाहना रूलर्स का रूल स्टार्ट हो गया था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर ऑफ सतवाहना वॉज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में आ सकता है कभी भी। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर गौतमी बालाश्री, उनकी मदर गौतमी बालाश्री की हेल्प से ये एक रिटन इंस्क्रिप्शन मिला है जिसमें ये बात हमें पता चली है। ठीक है, ही एंड अदर सतवाहना रूलर्स वर नोन एज लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ। दक्षिणपथ यानी दक्षिण माने साउथ, पथ माने रास्ता, जो साउथ की ओर को रास्ता जाता है उसका लॉर्ड यानी कि उसका मेन राजा या मेन बड़ा अधिकारी। तो इसमें क्या होता था, जैसे ये इंडिया का ये साउथ पार्ट है सपोज, तो हमारे पूरी कंट्री के अलग अलग एरिया से सामान जब कोस्टल एरियाज़ में आता था कहीं दूसरी कंट्रीज़ में जाने के लिए या फिर अपने अंदर ही कंट्री में ही यूज़ के लिए, तो जिस रास्ते से वो आता था, तो जब यहाँ सतवाहना रूलर या साउथ के रूलर्स का जब रास्ता आ जाता था तो उस रास्ते पर उनसे टैक्स लिया जाता था गिफ्ट्स की फॉर्म में, या जो सामान वो ले जा रहे हैं उसके उस सामान के बदले में थोड़ा बहुत सामान, कुछ प्रोपोर्शन उनको
वो दक्षिणा पथ यानी कि जो लॉर्ड ऑफ दक्षिणा पथ है उनको देना पड़ता था, क्योंकि वो रास्ता उन्होंने अपने लिए किया हुआ था कि ये हमारा रास्ता है, अब यहाँ से आप क्रॉस ओवर होगे, आप यहाँ से गुजरोगे तो आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। इसके बदले में राजा एक और भी काम करता था, एक तो ट्रेडर्स को उस रास्ते से निकलने देता था, और दूसरा उनकी जो पूरी ट्रेडर जो उनका जो ग्रुप होता था उसकी प्रोटेक्शन भी करता था। जो लुटेरे रास्ते में जो होते थे, जो उनके प्रेशियस सामान को लूट भी लिया करते थे, उनसे भी वो सिक्योरिटी राजा दिलवाता था कि आपको सिक्योरिटी मिलेगी, लेकिन आपको उसके बदले में इतना सामान हमारे किंगडम को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें क्या था, द लॉर्ड ऑफ साउथ विच वॉज ऑल्सो यूज एज अ नेम फॉर द एंटायर सदर्न रीजन, ही सेंट हिज आर्मी टू ईस्टर्न वेस्टर्न एंड सदर्न कोस्ट। अब इन्होंने क्या किया कि जो अपनी आर्मी को ये पूरा कोस्टल एरिया जो कि व्यापारी या ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा था, उसमें भी अपनी आर्मी को भेजा कि सारा का सारा हमारे कब्जे में आ जाए ताकि हमें और भी अच्छा रेवेन्यू मिल सके। ठीक है, अब इसमें आता है एक नया टर्म, यहाँ पे आप देखेंगे सिल्क रूट। सिल्क तो सबने देखा है, कपड़ा होता है सिल्क, बहुत शाइनी एंड स्लिपरी सा, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो ये बनता कैसे है, एक सिल्क वॉर्म होता है, सिल्क वॉर्म, उसका जो कोकून होता है, मतलब वो ऐसे स्ट्रक्चर का होता है जो उसका लार्वा टाइप से होता है, वो अपने चारों तरफ एक म्यूकस जैसा बनाता है जो उसके ऊपर लिपटता चला जाता है। ठीक है, फिर इनको ये मलबरी ट्री के पत्तों के ऊपर ये बनता है सिल्क वॉर्म का कोकून। अब इसको खोलते पानी में डाल दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, ये जो थ्रेड होता है इसको खोल दिया जाता है, खोलने के बाद इसको थ्रेड बना के देन उसके बाद उसका कपड़ा बनाया जाता है, तो वो होता है सिल्क। तो ये था द ग्लॉसी कलर ऑफ सिल्क एज वेल एज स्मूथ टेक्सचर एंड मेकिंग सिल्क इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ये एक्चुअली सिल्क मेकिंग जो है वो चाइना में इन्वेंट किया गया था। ठीक है, तो बहुत सालों तक तो किसी और कंट्री को अपना उन्होंने बताया ही नहीं था चाइना ने कि ये कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म्स। ठीक है, फ्रॉम द कोकून्स ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म के कोकून से वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, स्पन इनटू थ्रेड एंड देन वीवन इनटू क्लोथ्स। Techniques of making silk were invented in China around 7,000 years ago. While the method remained a closely guarded secret, it was a secret. चाइना ने नहीं बताया कि कैसे बनता है। हाँ, वो अपने प्रोड्यूस को बना करके अब उसको डिस्टेंट लैंड्स में भेजते थे, दूसरी कंट्रीज़ में भेजते थे, जिससे कि उनको बहुत अच्छा रेवेन्यू मिलता था, क्योंकि वो कपड़ा सभी कंट्रीज़ में पसंद आया, सबको अच्छा लगा। इट वॉज वेरी सॉफ्ट, वेरी डेलिकेट एंड ब्यूटिफुल। ठीक है, तो ट्रेडर्स क्या करते थे, पैदल भी जाते थे, हॉर्स बैक भी, कैमल्स पे भी, और या फिर सी रूट्स के थ्रू भी वो सप्लाई करते थे अपने सिल्क का। ठीक है, तो अब इसमें है कि द पाथ्स दे फॉलोड केम टू बी नोन एज अ सिल्क रूट। तो उस समय जो वो रास्ता उन्होंने अपनाया था सिल्क ले जाने के लिए, उस रास्ते को सिल्क रूट के नाम से आज भी जाना जाता है। तो क्या था कि ऐसा नहीं था कि इट वॉज अ सिंपल रूट, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था वो रूट, उसमें थोड़ा लैंड एरिया, थोड़ा हिली एरिया एंड वाटर एरिया, काफ़ी कुछ था ट्रैवल करने के लिए, और ज़रूर बहुत ही खतरनाक भी था। ठीक है, नेक्स्ट है समटाइम्स चाइनीज रूलर्स सेंड गिफ्ट्स ऑफ सिल्क टू रूलर्स इन ईरान एंड वेस्ट एशिया। अब अपने सिल्क को जब ट्रेड कर रहे हैं तो दूसरी कंट्री के जो रूलर्स थे उनको गिफ्ट अगर करा जाएगा, वो तभी अपने एरिया में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए परमिशन देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से अबाउट 2000 years ago wearing silk became the fashion amongst rulers and rich people in Rome। और इसी वजह से ये एक फैशन सिंबल बन गया था, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव था। और एक्सपेंसिव क्यों था, एक तो इसकी स्पिनिंग बनाना इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब हर कंट्री इसको नहीं डेवलप कर रही थी, और सेकेंड इसमें क्या था कि जो रास्ता था उसमें भी उनको कई जगह टैक्स दे के जाना पड़ता था, इसलिए वो बहुत महंगा होता चला जाता था जगह जगह। इट वॉज वेरी, हेयर इट इज़ रिटन, इट वॉज वेरी एक्सपेंसिव एज इट हैड टू बी ब्रॉट all the way from China along dangerous roads, mountains, deserts,
People living along the route often demanded payments for allowing traders to pass through. तो जो लोग रास्ते में रहते थे वो तक भी उनको कहते थे कि हमें यहाँ जाने के लिए तुम्हें ट्रेडिंग के लिए पेमेंट देना पड़ेगा. ठीक है. तो नेक्स्ट है ये जो है इसमें आता है अब सम किंग्स कंट्रोल लार्ज पोर्शंस ऑफ द रूट. जो राजा ये चाहते थे कि सिल्क रूट का लार्ज पोर्शन अपने हम कवर कर लें ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू मिल सके. दिस वॉज बिकॉज दे कुड बेनिफिट फ्रॉम टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स दैट वर ब्रॉट बाय ट्रेडर्स ट्रैवलिंग अलॉन्ग दिस सिल्क रूट. ठीक है. इन रिटर्न दे प्रोटेक्टेड द ट्रेडर्स हु पास थ्रू देयर किंगडम्स फ्रॉम अटैक्स बाय रॉबर्स, यानी लुटेरों से उनको बचाते भी थे. ठीक. नेक्स्ट है द बेस्ट नोन of the rulers who controlled the silk routes were the Kushans, who ruled over Central Asia and Northwest India. ठीक है. तो ये सिल्क रूट किधर है? हमारा जो अपर इंडिया का पोर्शन है ये यहाँ और चाइना से होता हुआ ये इधर की तरफ से और ये सेंट्रल एशिया की तरफ में जाता है. ठीक है. तो इसमें क्या था, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिल्क रूट जिन्होंने कंट्रोल किया था दैट वॉज कुशान्स, who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago. The two major centers of power were Peshawar and Mathura. The two main centers were Peshawar and Mathura. Takshila was also included in their kingdom. Okay? During their rule, a branch of the Silk Route extended from Central Asia down to the seaports at the mouth of the river Indus, from where silk was shipped westwards. ठीक है. तो अब इसमें क्या बताया कि जो सिल्क रूट था उसमें जो ये कुशान किंगडम था इसमें से अलग अलग ब्रांचेस भी निकली हुई थी जो कि सेंट्रल एशिया डाउन टू द सी पोर्ट्स, जो कि समुद्र के रास्ते तक भी, मतलब जो सप्लाई थी वो किसी भी थ्रू सी रूट्स के थ्रू, लैंड के थ्रू या फिर किसी भी तरीके से हमें दूसरी कंट्रीज़ तक पहुंचाना था, इसलिए बहुत सारे रास्तों से जाता था. तो जिन भी रास्तों से वो सिल्क जो है वो सप्लाई किया जाता था दैट वाज कॉल्ड सी रूट मेन था और देन उसकी ब्रांचेस थी. ठीक है. नेक्स्ट है सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड्स टू द रोमन एम्पायर. द कुशान्स वर एमंग्स द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स. These are used by traders along the Silk Route. अच्छा, अब इसमें क्या था कि जो कुशान्स थे इन्होंने सबसे पहले गोल्ड कॉइन की स्टार्ट किया था. कुशान्स ने गोल्ड कॉइन स्टार्ट किया था इसलिए ताकि वो ट्रेडर्स जो है वो सिल्क रूट में यूज़ कर सकें. ठीक है. नेक्स्ट है इसमें द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म. इसमें बुद्धिज़्म के बारे में आगे बताया जाएगा, बट इस वीडियो के पार्ट में मैं इतना ही बताना चाहूँगी और इसको मैं अब नेक्स्ट पार्ट में डिफाइन करूँगी. सो प्लीज़ subscribe my channel, and if you like the video then like it and share in your study groups. Okay, happy learning. Bye bye.